हेलो एंड नमस्कार। मैं सुरेंद्र वर्मा रूहानी लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम, हार्दिक अभिनंदन। हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आज हम एक नए विषय की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है भारतीय राजनीति विज्ञान, इंडियन पॉलिटी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, चाहे नेशनल लेवल का कोई भी एग्जाम हो, चाहे स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम के अंदर भारतीय राजनीति नाम से, इंडियन पॉलिटी नाम से एक सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है और वहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन हमारे हर एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। खास करके रीट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इन एग्जाम की हम बात करते हैं तो इनमें 10-10 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो इन्हें सभी एग्जाम के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हम प्रिसाइज सिलेबस करने की कोशिश करेंगे तथा भारतीय राजनीति के एक एक पहलू को जानने तथा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ही भारतीय राजनीति या राजनीति विज्ञान हमारे दिमाग में आता है, सबसे पहले जो शब्द हमारे दिमाग में आता है वो आता है संविधान। संविधान क्या चीज़ है? यदि मैं सिंपल भाषा के अंदर बात करूं, बिल्कुल ही साधारण भाषा के अंदर यदि बात करता हूं, तो जैसे हम हमारे घर के अंदर रहते हैं या हम हमारे समाज के अंदर रहते हैं, तो घर में रहने के लिए भी हमारे कुछ न कुछ नियम बने हुए हैं। कौन व्यक्ति क्या काम करेगा, कब उठेगा, कब खाना खाएगा, कौन खाना बनाएगा, कहाँ पर खाना बनाना है, कहाँ पर खाना खाना है, कहाँ पर सोना है, कौन से कपड़े पहनने हैं, हर एक चीज़ के बारे में हमारे घर में क्या बना होता है, भी नियम बना होता है। इसी तरह से अगर मैं समाज की बात करता हूं तो हमारे समाज के अंदर भी कुछ न कुछ नियम बने रहते हैं। उन नियमों का पालन यदि हम नहीं करें तो हमारा समाज व्यवस्थित समाज नहीं कहलाएगा, जंगली समाज बन जाएगा। तो हमारे घर को एक व्यवस्थित ढंग से चलाए रखने के लिए या हमारे समाज को व्यवस्थित ढंग से चलाए रखने के लिए जो नियम बने होते हैं, जो कानून बने होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, भी संविधान कहते हैं। ये तो बिल्कुल साधारण भाषा के अंदर मैंने बता दिया आपको क्या कि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो भी नियम बनाए जाते हैं, जो भी कानून बनाए जाते हैं, उन्हीं नियमों तथा कानूनों को क्या कहा जाता है, भी संविधान कहा जाता है। अब यदि मैं इसी बात को हमारी संविधान की भाषा के अंदर या पढ़े लिखे लोगों की भाषा के अंदर यदि बताना चाहूँ तो इसको मैं कैसे कहूँगा, एक ऐसा दस्तावेज जो व्यवस्था को बनाए रखने में वहाँ के लोगों की मदद करता है, सहायता करता है, उसे हम क्या कहते हैं, भी संविधान कहते हैं। तो सबसे पहले संविधान की परिभाषा यदि हम देखें क्या होती है, तो संविधान की परिभाषा क्या है भाई, एक ऐसा दस्तावेज। ध्यान देखना, इसमें जो हमारे काम की चीज़ हैं वो पहला शब्द तो हमारे है कि एक ऐसा दस्तावेज, कोई ना कोई हमारे पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ऐसा दस्तावेज जो क्या काम आता है, जो काम आता है किसी राज्य की व्यवस्था को संचालित करने में, किसी राज्य की व्यवस्था को संचालित करने में वहाँ के लोगों का मार्गदर्शन करता है। क्या कहलाता है भाई, संविधान कहलाता है। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो किसी राज्य की जो व्यवस्था है, जो उसका शासन है, गवर्नेंस है, उसको चलाए रखने में वहाँ के जो लोग हैं उनका क्या करता है भाई, मार्गदर्शन करता है। ऐसे डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। और यदि हम भारत के अंदर बात करते हैं तो भारत में कौन सा संविधान लागू है भाई, भारत में भारतीय संविधान लागू है। और यदि भारतीय संविधान की हम बात करें तो हम 2 तारीखों का जिक्र हमारे भारतीय संविधान के अंदर आता है। पहला आता है कि भारतीय संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ, और दूसरा आता है भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ। ये दोनों तारीखें मुझे लगता है कि आपको याद है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी आंशिक रूप से कब लागू हुआ था, 26 नवंबर 1949 के दिन, 26 नवंबर 1949 के दिन भारतीय संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था। और आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 के दिन भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था। तो यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ, क्या इससे पहले भारत में कोई संविधान था ही नहीं? क्या इससे पहले कोई ऐसे नियम, कायदे, कानून थे ही नहीं जो हमारे भारत के शासन को चलाने में हमारी मदद करते हों? तो आपके दिमाग में आएगा, नहीं सर, कानून तो थे, संविधान तो थे, वो हमारे द्वारा बनाया गया नहीं था, वो शायद किन्हीं और लोगों के द्वारा बनाया गया था। और मैं और लोगों को यदि बात करता हूं तो आप अच्छे से समझते हैं और लोग कौन थे भाई, अंग्रेज लोग थे। क्योंकि 1947 से पहले, आज़ादी मिलने से पहले हम उनके गुलाम हुआ करते थे या उनका हमारे ऊपर क्या हुआ करता था, आधिपत्य हुआ करता था। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे ऊपर
अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेज हमारे लिए कानून बनाते थे, अंग्रेज हमारे लिए नियम बनाते थे, कायदे बनाते थे। तो अंग्रेजों के द्वारा जो बनाए गए नियम हैं, जो बनाए गए कानून हैं, उन्हीं नियमों तथा उन्हीं कानूनों को हम क्या कहते हैं, भारत के संवैधानिक विकास का इतिहास। तो यदि हम भारतीय राजनीति को उठा के देखते हैं तो भारतीय राजनीति में सबसे पहला जो चैप्टर हमें देखने को मिलता है, उस चैप्टर का नाम यही है, भारत का संवैधानिक विकास या भारत के संवैधानिक विकास का इतिहास। तो संवैधानिक विकास का इतिहास मैं किसे कहूँगा कि 26 जनवरी 1950 से पहले जो हमारे पास क्या है, 26 जनवरी 1950 की तारीख है, इससे पहले हमारे पास जो कुछ भी था, इससे पहले हमारे पास जो कुछ भी था उसको यदि हम पढ़ेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत पहले की यदि हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ राजतंत्र था। राजतंत्र से होकर डेमोक्रेसी कैसे आई, 26 जनवरी 1950 को हम प्रजातंत्र की तरफ आ गए। तो राजतंत्र से डेमोक्रेसी तक का जो सफ़र है ना, वही सफ़र हमें क्या कहलाता है भाई, भारत का संवैधानिक विकास। तो 26 जनवरी 1900 पहले का जो बात है उसे हम कहेंगे भारत का संवैधानिक विकास। तो हेडिंग डाल लीजिए, भारतीय संविधान के विकास का इतिहास। एक मैं आपको सुझाव देना चाहूँगा, यदि आप इन क्लासेस का वास्तव में फ़ायदा उठाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये क्लासेस आपको एग्ज़ाम के अंदर 2, 4, 5 नंबर दूसरों से ज़्यादा लेने में मदद करे, तो आप अपनी कॉपी तथा अपना पेन अपने साथ लेके रखिएगा। जो कुछ भी मैं इस बोर्ड के ऊपर लिखता जाऊं आप उसको हूबहू उतारते रहिएगा, और एक दो बात ऐसी भी हो जो मैं इस बोर्ड के ऊपर नहीं लिखूं, जो मैं बोल रहा हूं और आपको पसंद आए कि ये बात भी लिखनी चाहिए, तो वो बात भी आप जरूर लिखिएगा। आप अपने कंप्लीट नोट्स बनाइएगा। यदि आपने सारी क्लासेस जो मैं कराऊंगा वो आपने अच्छे से कर ली तथा आपने नोट्स अच्छे से बना लिए, तो मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि आप दूसरों से कहीं ज़्यादा बेहतर अपने एग्ज़ाम के अंदर परफॉर्मेंस देके आओगे, और हो सकता है आप सिलेक्शन के बहुत करीब पहुंच जाओ, कम से कम अपनी इंडियन पॉलिटी के सिलेबस के अंदर। तो अब हम शुरुआत करने वाले हैं फर्स्ट टॉपिक की। हमारा पहला टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास। जैसे कि मैंने ये भी कहा, भारत के संविधान के विकास का इतिहास, तो हम इतिहास नहीं पढ़ने वाले हैं भाई। इतिहास तो हम इतिहास का सब्जेक्ट आपके हैं, हर किसी को इतिहास बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। इंडियन इतिहास आप आदिकाल से लेकर अब तक का जितना इतिहास है सारा जानते हो और पढ़ते भी हो, और मुझे लगता है आपने बहुत अच्छे से पढ़ा भी होगा। लेकिन जब से अंग्रेज इंडिया के अंदर आए उससे पहले की बात तो हमें करनी ही नहीं, क्योंकि राजतंत्र था तो राजतंत्र के अंदर तो जो राजा ने कह दिया वही कानून हुआ करता था। तो उसके रिटन डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं है कि शासन कैसे चलता था, तो उसकी हम बात हमारे संविधान के अंदर नहीं करेंगे, संविधान के विकास में नहीं करेंगे। हम बात करेंगे अंग्रेजों के भारत में आने के बाद से लेके उन्होंने हमारे लिए क्या क्या कानून बनाए। तो थोड़ा सा इतिहास की यदि हम बात करें तो सबसे पहले यदि अंग्रेज इंडिया के अंदर आए थे तो लगभग 16वीं शताब्दी जो है उसके आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है, और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आती है 16वीं शताब्दी के आसपास, आपको पता है, या 16वीं शताब्दी के अंत में यदि मैं कहूँ तो ये भी मेरा कहना गलत नहीं होगा। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे पहले उसका केवल व्यापार करने की तरफ इंटरेस्ट होता है, लेकिन बाद में जब वो देखते हैं कि यहाँ के राजा महाराजा आपस के अंदर लड़ रहे हैं, इनको आपस में लड़ाया जा सकता है। दूसरा वो ये देखते हैं कि यहाँ के राजा महाराजाओं को बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है, और यदि ऐसा हो जाए कि हम इनसे टैक्स फ्री करवा लें या इनके ऊपर कब्जा कर लें तो हम यहाँ से बहुत ज़्यादा सामान वहाँ पर ले जा सकते हैं। इसलिए उन्होंने धीरे धीरे भारत की राजनीति के अंदर दखल देना शुरू कर दिया था। और भारत की राजनीति में दखल देने क्योंकि पहली जो शुरुआत मानी जाती है वो मानी जाती है प्लासी के युद्ध से। बहुत अच्छे से आप सब जानते हो प्लासी का युद्ध कब हुआ था भाई, बहुत सही, आप शायद सही जवाब बता रहे होंगे। 1757 के अंदर प्लासी का युद्ध हुआ था। 23 जून 1757, 23 जून 1757 को हुआ था। प्लासी का युद्ध अंग्रेजों के बीच में तथा भारतीयों के बीच में हुआ था। अंग्रेजों की तरफ से जो यहाँ पर युद्ध लड़ने वाला था उस व्यक्ति का नाम था गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। और इसके खिलाफ जो भारतीय युद्ध लड़ रहा था उस व्यक्ति का नाम था, बंगाल का नवाब था, सिराजुद्दौला। आप बहुत अच्छे से जानते हो, हिस्ट्री आपने पढ़ रखी है। मैं केवल कनेक्ट करना चाहता हूं इसको हमारे इतिहास, हमारी राजनीति के साथ। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, आप जानते हैं इसका सेनापति हुआ करता था मीर कासिम। मीर कासिम ने इसके साथ दगाबाजी की, धोखा किया इसके साथ, और उस धोखे के परिणाम स्वरूप ये क्या आ जाता है भाई,
ये हार जाता है और जो हमारे पास रॉबर्ट क्लाइव थे ये युद्ध जीत जाते हैं और युद्ध जीतने के बाद इनके पास जो बंगाल हमारा था, बंगाल के ऊपर अधिकार हो जाता है किसका? अंग्रेज़ों का। बंगाल जब मैं लिखता हूँ तो बंगाल हमारे पास उस टाइम बहुत बड़ा बंगाल हुआ करता था। क्या क्या हुआ करता था? आज का जो पश्चिमी बंगाल है वो तो हुआ ही करता था, साथ ही साथ जो पूर्वी बंगाल हुआ करता था, जो आज के टाइम में हमारे पास बांग्लादेश बन चुका है, वो हुआ करता था। उसके बाद बिहार, लगभग बिहार का काफ़ी हिस्सा, उसके बाद उड़ीसा और झारखंड। आज का यदि वर्तमान में यदि मैं बात करता हूँ, वर्तमान पॉलिटी की बात करता हूँ, तो इतना सब कुछ मिला के हमारे पास 1757 के अंदर बिहार बंगाल बना करता था। तो ये भारत का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था भौगोलिक दृष्टि से भी, और सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था आर्थिक दृष्टि से भी। भारत का भौगोलिक तथा आर्थिक दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था। ये भौगोलिक व आर्थिक दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। तो होता क्या है, बंगाल के नवाब हार जाते हैं, अंग्रेज जीत जाते हैं, और जैसे ही अंग्रेज जीतते हैं तो इतने बड़े हिस्से के ऊपर अंग्रेजों का शासन हो जाता है। इसी बात को माना जाता है कि भारतीय राजनीति के अंदर अंग्रेजों की दखल अंदाजी की क्या हो चुकी है भाई, शुरुआत हो चुकी है। क्वेश्चन आता है, सीधा हमारे पास क्वेश्चन आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की या अंग्रेजों की भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? तो शुरुआत हमारे पास कौन से युद्ध से मानी जाती है भाई? प्लासी के युद्ध से। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अंग्रेजों की भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप की शुरुआत, अंग्रेजों की भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप की शुरुआत। इंपॉर्टेंट पॉइंट है और सीधा क्वेश्चन आता है हमारे पास, अंग्रेजों की भारतीय राजनीति में शुरुआत कौन से युद्ध से मानी जाती है? कौन से युद्ध से मानी जाती है? प्लासी के युद्ध से मानी जाती है। प्लासी के युद्ध के अंदर यहाँ का जो हमारे पास सेनापति हुआ करता था बंगाल का, मीर कासिम, उसने सिराजुद्दौला को धोखा दिया था, अंग्रेजों का साथ दिया था, और अंग्रेजों का साथ देने की वजह से सिराजुद्दौला हार गया था, और अंग्रेजों ने बाद में उसको बंगाल का क्या बना दिया था? नवाब बना दिया था, और काफ़ी टैक्स फ्री उन्होंने अपना व्यापार करना शुरू कर दिया था। लेकिन धीरे धीरे मीर कासिम भी अंग्रेजों के खिलाफ होता चला गया, और बहुत ही जल्द, केवल 7 साल हुए थे इसको नवाब बने हुए, 7 साल के अंदर हमारे पास एक युद्ध और होता है जो जाना जाता है बक्सर के युद्ध के नाम से। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 के अंदर। बहुत अच्छे से आप जानते हो बक्सर का युद्ध। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था भाई? 1764 में हुआ था। यदि तारीख आपसे पूछ ली जाती, हिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ा होगा, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर के युद्ध में एक तरफ अंग्रेज थे, दूसरी तरफ भारतीय थे, वही बात। तो इस बार जो अंग्रेजों की तरफ लड़ने वाला था उसका नाम था मेजर मोनेरो। मेजर मोनेरो जो थे अंग्रेजों के सेनापति थे, और भारत की तरफ से इस बार 3 राजा लड़ रहे थे। पहले तो जो बंगाल के नवाब थे, बंगाल का नवाब कौन था भाई? इस टाइम मीर कासिम जो था बंगाल का नवाब था। दूसरा, उन्होंने सहायता ली थी अवध के नवाब से। अवध के नवाब उस टाइम हुआ करते थे सुजाउद्दौला। कौन हुआ करते थे भाई? सुजाउद्दौला। और तीसरा हमारे पास दिल्ली के अंदर जो मुगल बादशाह हुआ करते थे, शाह आलम द्वितीय। मुगल बादशाह इस टाइम कौन थे भाई हमारे पास? मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय। मुगल बादशाह इस टाइम हमारे पास हुआ करते थे शाह आलम द्वितीय। तो इन तीनों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया था, और ये तीनों भी अंग्रेजों के ऊपर भारी नहीं पड़ पाए थे, और रिजल्ट क्या हुआ था भाई? अंग्रेज फिर से जीत गए थे और भारतीय फिर से हार गए थे। और ये जैसे ही अवध का जो बक्सर का युद्ध हम हारते हैं, मुगल बादशाह अपना युद्ध हार जाते हैं, दिल्ली के ऊपर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। दिल्ली अंग्रेजों के अधिकार में आते ही हम मान लेते हैं कि भारत के अंदर ब्रिटिश राज्य की वास्तविक रूप से क्या हो चुकी है भाई? स्थापना हो चुकी है। तो इसके लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है? भारत में ब्रिटिश राज्य की वास्तविक रूप से स्थापना। तो दोनों क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।
पहला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि अंग्रेजों की भारतीय राजनीति में जो हस्तक्षेप है वो कब शुरू हुई थी। तो हस्तक्षेप शुरू हुई थी प्लासी के युद्ध के बाद, शुरुआत वहां से हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आता है भारत में ब्रिटिश राज्य की वास्तविक रूप से स्थापना कब होती है। तो वास्तविक रूप से स्थापना कब हुई थी भाई, बक्सर का युद्ध जो हमारे पास 1764 के अंदर लड़ा गया था उसके बाद होती है। अब लगभग बहुत बड़ा हिस्सा है भाई, बंगाल का हमारा पूरा हिस्सा हो गया, उसके बाद अवध का हिस्सा हो गया, दिल्ली का हिस्सा हो गया, और साउथ के अंदर भी काफ़ी, बॉम्बे के अंदर, मद्रास के अंदर यहाँ पर किसका राज था भाई, अंग्रेजों के अधीन वे एरिया जा चुके थे। तो अगर मैं पूर्वी इंडिया की बात करता हूँ या साउथ इंडिया की बात करता हूँ तो इसका लगभग एक बहुत बड़ा हिस्सा अंग्रेजों के अधीन आ चुका था, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ चुका था। और अब तक हमारे यहाँ पर अंग्रेजों की तरफ से केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही थी, और वो कंपनी जो केवल व्यापार करने के लिए आई थी, और अब वो धीरे धीरे किसमें प्रवेश कर रही है, राजनीति के अंदर प्रवेश कर रही थी। तो एक व्यापारी कंपनी को यदि हम राजनीति करने की परमिशन देंगे या व्यापारी कंपनी राजनीति करेगी तो शायद अव्यवस्थाएं बनने लगेंगी। तो इन्होंने अधिकार तो कर लिया था लेकिन ये अच्छे से शासन नहीं चला पा रहे थे। तो भारतीयों को अच्छे से शासित करने के लिए या ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शासन इंडिया के अंदर चलाया जा रहा था उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए लंदन के अंदर जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उन्होंने भारत के लिए कानून बनाने शुरू कर दिए थे। और जो पहला कानून हमारे लिए बनाया गया था वो बनाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो सबसे पहला कानून जो अंग्रेज सरकार के द्वारा या ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा हमारे लिए बनाया गया था उस कानून का नाम क्या था भाई, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इंपॉर्टेंट कानून है भाई। तो पहली हेडिंग डालो रेगुलेटिंग एक्ट, कब का है ये, 1773। जैसा कि नाम से ही पता चला रेगुलेटिंग किससे बना है, रेगुलेट का मतलब होता है नियंत्रण करना। तो रेगुलेटिंग का मतलब क्या होता है, नियंत्रण करना। इसका साधारण मतलब यदि निकालें तो क्या होता है, नियंत्रण करना। तो जैसे मैंने अभी बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर शासन तो चला रही है लेकिन उसको शासन करने का एक्सपीरियंस नहीं है, केवल व्यापारी लोग हैं, कुछ एक व्यापारी लोग इकट्ठे हुए उन्होंने कंपनी बना ली थी, आप सभी जानते हैं। तो वो जो इंडिया के अंदर शासन चला रहे हैं उनके शासन को कंट्रोल करने के लिए, उनके शासन को व्यवस्थित करने के लिए, उनके शासन को नियमित करने के लिए इंग्लैंड की संसद ने हमारे लिए कानून बनाया था और जिस कानून का नाम क्या था भाई, रेगुलेटिंग एक्ट था। अब यदि इस पूरे एक्ट की बात करते हैं तो पूरा एक्ट हमारे लिए बहुत बड़ा एक्ट होगा और हमें पूरा एक्ट पढ़ना ही नहीं है, न ही हम इतिहास के अंदर पूरा एक्ट पढ़ने वाले हैं और न ही हम हमारे इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। हम केवल इस पूरे एक्ट के 2 या 4 उन पॉइंटों को हम देखेंगे जिन्होंने भारतीय राजनीति को बाद में बहुत ज़्यादा प्रभावित किया होगा या आज के टाइम में भी जिनका कुछ न कुछ महत्व अवश्य होगा। तो हम केवल उन्हीं 2 या 4 पॉइंटों को हम देखते जाएंगे और लास्ट में आके हम देखेंगे भारतीय संविधान कैसे बन गया। तो यदि चार्टर रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में यदि बात करूं तो सबसे पहली बात तो ये हमारे पास है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की द्वारा भारत में जो शासन किया जा रहा था उसको नियंत्रित करने के लिए, उसको नियमित करने के लिए, उसको व्यवस्थित करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया कानून था। तो पहला तो आप लिख सकते हो, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में शासन को, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में शासन को नियंत्रित तथा व्यवस्थित करने हेतु। दूसरा, ये कानून कहाँ बना था भाई, ये कानून इंडिया के अंदर नहीं बना था, बार बार मैं कह रहा हूँ, ये कानून बना था ब्रिटेन की पार्लियामेंट के अंदर, ब्रिटेन की संसद के अंदर, और ब्रिटेन की संसद के द्वारा भारत के लिए बनाया गया पहला कानून था। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सीधा आता है, ब्रिटेन की संसद द्वारा भारत के लिए बनाया गया पहला कानून कौन सा था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो लिख लो, ब्रिटिश पार्लियामेंट में या ब्रिटिश संसद में, ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए बनाया गया पहला कानून था ये। अब यदि इससे पहले की यदि मैं बात करता हूं, 1773 से पहले हमारे पास रिटर्न में कोई भी दस्तावेज नहीं मिलता है जिसको हम संविधान कह सकते हैं, जिसको हम कानून कह सकते हैं, क्योंकि इससे पहले तो हमारे पास राजतंत्र ही हुआ करता था। तो राजतंत्र है तो उन्होंने जो कह दिया वो कह दिया, वही हमारे लिए कानून बन गया। तो रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं हुआ करते। तो पहली बार यदि कोई कानून बनाया गया है किसी पार्लियामेंट के द्वारा तो हमारे लिए यही बनाया गया है। इसलिए इस कानून को कहा जाता है भारत के संवैधानिक विकास की प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण। क्या कहा जाता है भाई, भारत के
संवैधानिक विकास की प्रक्रिया का, संवैधानिक विकास की प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण। अब इस एक्ट के तहत क्या क्या किया गया था, यदि उसकी तरफ हम बात करते हैं तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक बहुत बड़ा राज्य इंडिया का था जिसका नाम था बंगाल। बहुत बड़ा राज्य है, इतना बड़ा है कि भौगोलिक दृष्टि से भी यदि देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है, और यदि उसको हम आर्थिक दृष्टि से भी देखते हैं तो भी भारत का सबसे बड़ा राज्य है। उसके ऊपर अब अंग्रेजों का अधिकार हो चुका है। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया साउथ के अंदर भी अंग्रेजों का कुछ एक जगह ऐसी है जहाँ पर अधिकार है। मद्रास के अंदर अंग्रेजों का अधिकार है और बॉम्बे के अंदर अंग्रेजों का अधिकार है। और इस टाइम तक 1757 तक जो अंग्रेज सरकार के सबसे बड़े अधिकारी हमारे पास हुआ करते थे उनका नाम हुआ करता था गवर्नर। और भारत में 3 जगह पे गवर्नर हुआ करते थे। पहला बंगाल में गवर्नर हुआ करता था, जो मैंने आपको याद को प्लासी के युद्ध में मैंने आपको गवर्नर का नाम बताया था, गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो बंगाल के पहले गवर्नर हुआ करते थे। बंगाल के पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव ही बने थे। तो एक तो बंगाल में हमारे पास गवर्नर हुआ करता था, दूसरा गवर्नर हुआ करता था मद्रास के अंदर, और तीसरा गवर्नर हुआ करता था बॉम्बे के अंदर। 3 जगह हमारे पास क्या हुआ करते थे, गवर्नर हुआ करते थे। 1773 का जो हमारे पास एक्ट आया था, इस एक्ट में क्या किया गया, बंगाल का जो गवर्नर था उसको बना दिया गया गवर्नर जनरल, उसको थोड़ा सा ज़्यादा बड़ी पदवी दे दी गई, तथा मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर थे उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए। तो पहला बड़ा काम इसमें क्या हुआ था भाई, पहला बड़ा काम इसमें हुआ था, जो बंगाल का गवर्नर था ना, बंगाल का गवर्नर जो था उसको अब नया नाम दे दिया गया। क्या बना दिया गया भाई, बंगाल का गवर्नर जनरल। ध्यान से देखना, ये बंगाल का ही बनाया गया, भारत का नहीं बनाया गया। बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और साथ ही साथ क्या किए गए हैं, हमारे पास 2 गवर्नर और हुआ करते थे। पहला किसका भाई, मद्रास का गवर्नर, जिसको आज चेन्नई कहते हैं, उसे पहले मद्रास कहते थे। और दूसरा हमारे पास कौन सा था, बॉम्बे, जो आज महाराष्ट्र है, मुंबई है, महाराष्ट्र है और गुजरात है, इनको मिला के बॉम्बे बना करता था। बॉम्बे का गवर्नर, इनके जो गवर्नर थे, इनके जो गवर्नर थे वो अब किसके अधीन काम करेंगे, वो अब काम करेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन काम करेंगे। तो पहला सबसे बड़ा बदलाव इसमें यही किया गया था, बंगाल का गवर्नर क्या बना दिया गया भाई, गवर्नर जनरल बना दिया गया, और मद्रास तथा बॉम्बे के गवर्नर अब इसके अधीन काम करेंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट उठता है कि जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वो किसको बनाया गया था, कौन सा व्यक्ति था जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना था। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना था हमारे पास वारेन हेस्टिंग्स, आपने नाम सुना होगा। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल हमारे पास था वारेन हेस्टिंग्स। ये व्यक्ति बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनता है। अब यदि गवर्नर जनरल बनाया गया है तो गवर्नर जनरल का एक ऑफिस भी बनाया जाएगा, उसके लिए एक परिषद की भी स्थापना की जाएगी। तो बंगाल के गवर्नर जनरल के लिए एक परिषद की स्थापना की गई, जिसे हम कहते हैं गवर्नर जनरल की काउंसिल। गवर्नर जनरल की काउंसिल की स्थापना की जाती है, किसके लिए, बंगाल के गवर्नर के लिए, बंगाल के गवर्नर जनरल के लिए। क्या बनेगी भाई, गवर्नर जनरल की काउंसिल बनाई गई। काउंसिल में कह दूं, सभा कह दूं, परिषद कह दूं, एक ही बात कह दूं, इसकी स्थापना की गई है। और इसके अंदर कितने मेंबर रखे गए हैं, इसके अंदर मेंबर रखे गए हैं 4 मेंबर रखे गए हैं। कितने मेंबर, 4 मेंबर रखे गए हैं। ध्यान से देखना, अब तक क्या था, अब तक एक गवर्नर बंगाल के अंदर बैठता था, एक गवर्नर बॉम्बे के अंदर बैठता था, और एक गवर्नर मद्रास के अंदर बैठता था। ये अलग अपना काम कर रहा है, ये अलग अपना काम कर रहा है, ये अलग अपना काम कर रहा है। अब क्या किया गया है, इसको बना दिया गया गवर्नर जनरल बना दिया गया, और इन दोनों को इसके अंडर में दे दिया गया। तो एक हिसाब से मैं कह सकता हूं ये बिल्कुल वैसे ही कर दिया गया जैसे कि ये हमारा यहाँ पे राष्ट्रपति बैठता है और यहाँ पे क्या बनते हैं, राज्यपाल बनते हैं, और राज्यपाल क्या है, राष्ट्रपति के अधीन है। तो एक हिसाब से क्या है, अब तक जो भारत के राज्य टूटे बिखरे हुए थे, छितरे छितरे थे, अलग अलग थे, उनको क्या किया गया है, एक किया गया है। यदि सभी को मिला के किसी एक के अंडर में दे दिया जाता है, सत्ता को एक व्यक्ति के अधीन में दे दिया जाता है, तो उसे कहते हैं सत्ता का केंद्रीयकरण। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत के अंदर सत्ता के केंद्रीयकरण की
शुरुआत हुई है। क्वेश्चन उठता है, भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव कब रखी गई या केंद्रीयकरण की शुरुआत कब हुई थी? कब हुई थी भाई? 1773। कैसे पता चलता है? दोनों गवर्नर को बना दिया गया है किसी एक व्यक्ति के अंडर में, मतलब एक व्यक्ति पावरफुल है, बाकी लोग इसके अंडर में काम कर रहे हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? सत्ता का केंद्रीयकरण। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखो, क्या इंपॉर्टेंट है हमारे पास? भारत के अंदर केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई है कौन से एक्ट से भाई? रेगुलेटिंग एक्ट से। भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव। जो पॉइंट मैं यहां पर लिख रहा हूं वो हर एक पॉइंट एक क्वेश्चन है, और नए जाने कौन कौन से एग्जाम के अंदर कितनी कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो अब तक जो मैंने लिखा है वो लिखा है सब कुछ रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर क्या क्या किया गया। इसके अलावा और क्या था? इसके अलावा था भारत के अंदर एक हाई कोर्ट की स्थापना करने का प्रावधान रखा गया था। और हाई कोर्ट कहां पर? हाई कोर्ट की स्थापना करनी थी उन्होंने कोलकाता के अंदर। प्रस्ताव रखा गया है इस एक्ट के तहत कि भारत के कोलकाता के अंदर क्या बनाया जाएगा भाई? एक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं सॉरी, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। तो लिख लो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कोलकाता में, उस टाइम कलकत्ता हुआ करता था भाई, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रस्ताव। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया था कौन से एक्ट के अंदर? 1773 के अंदर। 1773 के एक्ट में प्रस्ताव रखा गया था, और उसी प्रस्ताव के तहत बाद में 1774 में जाके कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो जाती है। तो प्रस्ताव तो हमारे पास कौन से एक्ट में था? 1773 के एक्ट में था। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब होती है? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हमारे पास होती है 1774 के अंदर। कहाँ होती है? कलकत्ता के अंदर होती है। कलकत्ता में कहाँ होती है? कलकत्ता का एक प्रसिद्ध भवन था जिसका नाम था हमारे पास फोर्ट विलियम। एक किला है जिसका नाम क्या था भाई? फोर्ट विलियम था। तो उस फोर्ट विलियम किले के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। उसी जगह पे आज वहाँ पर हाई कोर्ट है। फोर्ट विलियम किले में क्या होती है? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है, और सुप्रीम कोर्ट का जो प्रथम चीफ जस्टिस बनाया जाता है वो बनाया जाता है लॉर्ड इम्पे को। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे भी इसके? लॉर्ड इम्पे। तो यहां से हमारे पास दो अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन तो आ सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान जो है वो कौन से कानून के तहत किया गया था। यदि प्रावधान पूछा है कौन से कानून के तहत पूछा है, तो कानून कौन सा है भाई? हमारे पास 1773 का कानून है। इस कानून के तहत प्रावधान किया गया है। यदि क्वेश्चन हमारे पास आता है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, तो आंसर हमारा क्या होगा भाई? 1774 के अंदर। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है। पहला क्वेश्चन बात करता है कानून की, कौन से कानून के तहत? तो कौन से कानून के तहत भाई? 1773 के कानून के तहत। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कब की गई थी स्थापना, तो स्थापना कब की गई थी? 1774 में की गई थी। कहाँ की गई थी? कोलकाता में की गई थी। कोलकाता में जब स्थापना की गई थी तो उसका पहला जो अध्यक्ष हमारे पास था या पहला चीफ जस्टिस था वो किसे बनाया गया था? लॉर्ड इम्पे को इसका पहला चीफ जस्टिस बनाया गया था। इसके अलावा और क्या किया गया था? शायद आपने उतार लिया होगा। मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा कि आप मेरे साथ साथ उतारते जाइए, मेरे साथ साथ आप नोट्स बनाते जाइए। फिर भी यदि आप नोट्स बनाने की इच्छुक नहीं हैं तो आप कम से कम स्क्रीनशॉट तो ले ही सकते हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल हट जाता हूं, आपके सामने स्क्रीन अकेली होती है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कम से कम आपके रेफरेंस के लिए आपके पास कुछ न कुछ नोट्स तो बने ही रहेंगे। इसके अलावा और क्या क्या प्रावधान किए गए थे? एक दो प्रावधान और हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम चलेंगे अगले कानून की तरफ। नेक्स्ट प्रावधान किया गया था कि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी इंडिया के अंदर रह रहे हैं वो अपना कोई भी निजी व्यापार नहीं करेंगे। एक व्यापार तो वो था जिस व्यापार की परमिशन अंग्रेज सरकार ने दी थी, और अंग्रेज सरकार के थ्रू ही जो व्यापार होता था, जिसका टैक्स वगैरह, जिसका प्रॉफिट वगैरह अंग्रेज सरकार को कुछ न कुछ देना पड़ता था। एक तो वो व्यापार था। दूसरा था कि जो व्यापारी यहाँ पर आए वो अपने लेवल पे अपना व्यापार करना शुरू कर दिया था उन्होंने, उसको हम कहते हैं निजी व्यापार। तो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी कर्मचारी थे, जितने भी अधिकारी थे, उनके निजी व्यापार के ऊपर पूर्णतः क्या लगा दी गई थी भाई? रोक लगा दी गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी या कर्मचारी, एक ही बात है, कुछ भी लिखो, क्या नहीं कर सकेंगे भैया? अब निजी व्यापार पर रोक।
इनके अब निजी व्यवहार पर रोक लगा दी गई है। साथ ही साथ क्या कहा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी अधिकारी हैं, जो भी कर्मचारी हैं, वो भारतीय लोगों के साथ किसी भी तरह का लेन देन नहीं करेंगे, भारतीय लोगों से किसी भी तरह का उपहार भी नहीं लेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी जो हैं वो क्या नहीं करेंगे भाई, पहली बात तो भारतीयों से कोई भी लेन देन नहीं करेंगे, भारतीयों से कोई भी लेन देन नहीं करेंगे। और दूसरा क्या नहीं करेंगे भाई, भारतीयों से किसी भी तरह का कोई भी उपहार नहीं लेंगे, भारतीयों से किसी भी तरह का उपहार नहीं लेंगे। तो देखो, मैंने पहले ही आपको कहा था कि रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो नियंत्रण करने के लिए था, तो एक हिसाब से ये जो बातें हैं वो कंट्रोल कर रही है ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को। साथ ही साथ इस एक्ट में और लास्ट प्रावधान जो था और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रावधान जो है वो क्या था भी हमारे पास। अब तक यदि हम बात करते हैं ना, ये इससे पहले तक यदि हम बात करते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास केवल और केवल व्यापारिक अधिकार हुआ करते थे, राजनीतिक अधिकार नहीं थे। 1757 के युद्ध के अंदर तो उन्होंने पहली बार इंडिया के अंदर राजनीति में प्रवेश किया था, ठीक है, लेकिन अधिकार उनके पास कौन से थे, व्यापारिक अधिकारी थे, लेकिन उन्होंने कुछ एरिया जीत लिया था तो वहाँ पे राजनीति कर रहे थे। अब राजनीतिक अधिकार यदि उनको देने हैं तो किसी एक्ट के तहत दिए जाएंगे, और ये पहला एक्ट था जिस एक्ट के तहत उनको राजनीतिक अधिकार दिए गए थे। और कितने साल के लिए दिए गए थे, 20 साल के लिए राजनीतिक अधिकार दिए गए थे। और बाद में हम जानते हैं कि हर 20-20 साल के बाद हमारे पास 1813 के अंदर, 1793 के अंदर, 1833 के अंदर और 1853 के अंदर चार्टर एक्ट आए थे जो 20-20 साल के लिए आगे प्रावधानों को और बढ़ा रहे थे। तो इंपॉर्टेंट बात हमारे पास है क्या कि अब तक यदि हम बात करते हैं 1773 से पहले की हम बात करते हैं, 1773 से पहले की यदि हम बात करते हैं तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को केवल कौन से अधिकार दिए गए थे भाई, केवल और केवल व्यापारिक अधिकार दिए गए थे, केवल और केवल व्यापारिक अधिकार दिए गए थे। लेकिन 1773 के बाद या इस एक्ट के अंदर 20 साल के लिए, ये टर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कितने साल के लिए भाई, 20 साल के लिए क्या दिए गए हैं, उन्हें राजनीतिक अधिकार दिए गए हैं। 20 साल के लिए उन्हें राजनीतिक अधिकार दिए गए हैं। ये सब कुछ हमारे पास प्रावधान है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है क्योंकि पहला एक्ट है, यहाँ से कई बहुत से क्वेश्चन हमारे पास आते रहते हैं, पहला ही एक्ट था। केवल इतने ही पॉइंट मैंने जो आपको बताए हैं, ये भी मैंने ज़्यादा बता दी, इतने पॉइंट भी काम के नहीं हैं, लेकिन इतने ही पॉइंट हमारे काम के हैं, इससे ज़्यादा पॉइंट हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखो, पहला एक्ट है हमारे पास अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया, तो एक्ट के अंदर कुछ ना कुछ कमियां रह गई होंगी और कमियां रहती ही हैं। अब जैसे हमने संविधान बनाया था और अब तक 105 संशोधन कर चुके हैं और संशोधन आगे जारी ही हैं, तो कमियां हमेशा रहती हैं। समाज के हिसाब से, टाइम के हिसाब से हमें उन कमियों को दुरुस्त करते रहना पड़ता है। तो पहला एक्ट उन्होंने बनाया है तो कुछ कमियां रह गई थी, उन कमियों को दूर करने के लिए, इस एक्ट के अंदर संशोधन करने के लिए 1781 के अंदर लेके आते हैं एक संशोधन एक्ट। कब लेके आते हैं भाई, 1781 के अंदर। तो दूसरा एक्ट जो हमारे पास आया था वो हमारे पास क्या था, 1781 का संशोधन एक्ट, 1781 का संशोधन एक्ट। और ये संशोधन एक्ट किस लिए आया था, केवल और केवल किस लिए आया था, ये 1773 के एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए, 1773 के एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए। और आप जानते हो इतिहास के अंदर हम इस एक्ट को एक नए नाम से जानते हैं जिसे कहा जाता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। बहुत बार क्वेश्चन आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट किसे कहते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं 1781 के एक्ट को, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। सेटलमेंट करने के लिए जो दोष थे, जो कमियां थी, उनको दूर करने के लिए लाया गया एक्ट था, इसलिए इसे कहा गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसके बाद हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट एक्ट है उसका नाम है 1784 का एक्ट, और जिसे नया नाम दिया गया था पिट्स इंडिया एक्ट। नई हेडिंग लिखो, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था भाई,
1784। ये जो सन है ना, सन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। भारत के संवैधानिक विकास का इतिहास जो है उसमें सन से भी क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 81 में आया था, 84 में आया था, 71 में आया था, 93 में आया था, 92 में, इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था हमारे पास? 1784 के अंदर आया था। पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर क्या किया गया है? मैंने आपको भी बताया कि कंपनी के पास केवल व्यापारिक काम हुआ करते थे। जो हमारे पास रेगुलेटिंग एक्ट है उसके तहत क्या किया गया है? कंपनी को क्या दे दिए गए हैं? राजनीतिक अधिकार भी दे दिए गए हैं। तो वही जो लोग हैं वो व्यापारिक काम कर रहे हैं और वही लोग क्या कर रहे हैं भी? राजनीतिक काम कर रहे हैं। यदि एक ही आदमी व्यापार भी करेगा और वही आदमी शासन भी चलाएगा तो शायद वो अच्छे तरीके से नहीं चला पाएगा, और इस बात को अंग्रेज भली भांति समझ गए थे। इसलिए उन्होंने 1884 के अंदर ही एक नया एक्ट लेके आए। 2-3 साल तो हुए हैं 81 के बाद, 3 साल के अंदर एक नया एक्ट लेके आ गए हैं। और उस एक्ट में सबसे पहला जो काम किया है वो काम क्या किया है? ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार अलग कर दिए गए हैं और राजनीतिक काम जो है वो अलग कर दिए गए हैं। तो पहला काम क्या किया गया है भाई? ईस्ट इंडिया कंपनी के जो काम है उनको 2 भागों में बांट दिया गया है। पहला काम क्या है? व्यापारिक अधिकार। पहला उसके जो व्यापारिक कार्य हैं उनको अलग बांट दिया गया है, और दूसरा उसके जो राजनीतिक कार्य हैं, उसके जो राजनीतिक कार्य हैं, राजनीतिक कार्यों को अलग बांट दिया गया है। व्यापारिक काम कौन करेगा तथा राजनीतिक काम कौन करेगा, इसके लिए अलग अलग संस्थाएं बना दी गई हैं। एक संस्था तो हमारे पास पहले से ही है, ईस्ट इंडिया कंपनी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्देशक मंडल है या जिसको संचालक मंडल कहते हैं वो तो हमारे पास पहले से ही है। एक हमारे पास नया एक संस्था और बनाई गई है जिस संस्था का नाम रखा गया है नियंत्रण बोर्ड या बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसको कहा जाता है। नियंत्रण बोर्ड की भी स्थापना की गई है। तो जो व्यापारिक काम है ना, व्यापारिक काम तो उसी को ही दे दिए गए। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो संचालक मंडल था जिसको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं, संचालक मंडल जो था ना उसको ही कह दिया गया कि आप क्या संभालते रहो? व्यापारिक काम संभालते रहो। लेकिन राजनीतिक कार्य को संभालने के लिए एक नई संस्था की स्थापना की गई है जिसका नाम क्या रखा गया है भाई? नियंत्रण बोर्ड। तो राजनीतिक काम को संभालने के लिए नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई है। इंपॉर्टेंट है भाई, नियंत्रण बोर्ड की स्थापना। ध्यान से देखिए, एक ही जगह के ऊपर एक व्यापारिक काम को करने के लिए हमारे पास एक अलग संस्था बना दी गई है, और दूसरा हमारे पास क्या है भाई? राजनीतिक काम को करने के लिए हमारे पास एक अलग संस्था बना दी गई है। तो एक ही जगह पे जब हमारे पास 2 संस्थाएं होती है शासन को चलाने के लिए, तो उस संस्था को या उस सिस्टम को कहा जाता है द्वैध शासन। तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत इंडिया के अंदर द्वैध शासन की शुरुआत हुई है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कितनी ही बार आया हुआ क्वेश्चन है कि भारत में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई? कब हुई भाई? 1784 में। तो लिख लो, भारत में कौन से शासन की भाई? द्वैध शासन की शुरुआत। द्वैध शासन किसे कहते हैं? द्वैध शासन एक ऐसी संस्था है जब एक ही गवर्नमेंट को चलाने के लिए हमारे पास 2 अलग अलग बॉडियां हो। इस बॉडी का हमारे पास बिल्कुल अलग काम है, इस बॉडी का हमारे पास बिल्कुल अलग काम है। बॉडी किसकी है? दोनों ही बॉडियां हमारे पास सरकार की हैं। तो ऐसी संस्था को या ऐसी जो पद्धति है, प्रोसेस जो है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है भाई? द्वैध शासन कहा जाता है। तो भारत में द्वैध शासन की शुरुआत कब होती है? पिट्स इंडिया एक्ट के तहत होती है। और कैसे होती है? ये होती है जो व्यापारिक काम उसके अलग कर दिए जाते हैं और राजनीतिक काम उसके अलग कर दिए जाते हैं। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी का संचालक मंडल है उसके पास क्या है भाई? केवल व्यापारिक काम करने के लिए हैं। राजनीतिक काम करने के लिए कौन बना दिया गया है? नियंत्रण बोर्ड हमारे पास बना दिया गया है। साथ ही साथ नियंत्रण बोर्ड के पास और भी अधिकार दे दिए गए। क्या क्या अधिकार दे दिए गए? नियंत्रण बोर्ड को अधिकार दे दिए गए जितने भी नागरिक गतिविधियां हैं उन सभी नागरिक गतिविधियों को कंट्रोल करेगा। जितनी भी सैन्य गतिविधियां हैं उन सभी सैन्य गतिविधियों को भी कंट्रोल करेगा, तथा जितनी भी राजस्व संबंधी गतिविधियां हैं उन सभी गतिविधियों को भी कंट्रोल करेगा। अर्थात नियंत्रक बोर्ड को काफी ज्यादा पावरफुल बना दिया गया है। नियंत्रण बोर्ड को काफी ज्यादा क्या बना दिया गया भाई? पावरफुल बना दिया गया है। द्वैध शासन की शुरुआत हो चुकी है। सेकंड हमारे पास क्या हुआ है? देखो, राजनीतिक काम कंप्लीटली
अंग्रेजों के अधीन आ चुके हैं, व्यापारिक काम पहले ही कंप्लीटली अंग्रेजों के अधीन थे। एक हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि भारत से संबंधित जितने भी मामले हैं उनके ऊपर पूर्णतः अब किसका अधिकार हो चुका है, ब्रिटेन सरकार का अधिकार हो चुका है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास तो यही बचा है ना, ये काम तो पूरा का पूरा कौन कर रही है, ब्रिटेन सरकार कर रही है। तो भारत से संबंधित जितने भी मामले थे उनके ऊपर पूर्णतः अधिकार किसका हो चुका है भैया, अब ब्रिटेन सरकार का या ब्रिटिश सरकार का हो चुका है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, भारत से संबंधित मामलों पर पूर्ण रूप से ब्रिटेन सरकार का अधिकार कौन से एक्ट के तहत हुआ था, कौन से एक्ट के तहत हुआ था भाई, 1784 के एक्ट के तहत। तो लिख लो, भारत से संबंधित मामलों में, भारत से संबंधित मामलों में ब्रिटेन सरकार का पूर्णतः या प्रत्यक्ष, एक बात है, दोनों कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है, नियंत्रण। अब ध्यान से देखना, यदि मैं इस टाइम की बात करता हूं तो मैंने पहले भी आपको बताया कुछ एक भारत का कुछ एक हिस्सा ऐसा था जहां पर अंग्रेजों का शासन था, बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी ऐसा है जहां पर अंग्रेजों का शासन नहीं है, जिसको हम देसी रियासतें कहते हैं, है ना। जैसे राजस्थान की यदि हम बात करें, पंजाब की यदि हम बात करते हैं, सिंध बलोचिस्तान अवध की सिंध बलोचिस्तान की यदि हम बात करते हैं, तो ये वो एरिया था जहाँ पर अंग्रेजों का शासन कभी नहीं हुआ था। वहाँ पर देसी रियासतें थी और देसी रियासतों ने धीरे धीरे उनके साथ संधियाँ कर ली थी, वो अलग बात है, लेकिन उनके ऊपर डायरेक्ट अधिकार कभी नहीं हुआ था। तो जो ब्रिटेन सरकार जो भी कानून बना रही थी, ब्रिटेन सरकार जो भी कानून या रेगुलेशन बना रही थी, वो केवल उस भारत के लिए बनाए जा रहे थे जो ब्रिटेन के डायरेक्ट अंडर में था, उस भारत के लिए नहीं जहां पर राजा महाराजाओं का अधिकार था। यदि हम हमारे राजस्थान की बात करते हैं तो हमारे एरिया के अंदर, राजस्थान के अंदर तो हमेशा से राजा महाराजाओं का शासन रहा है, तो हमारे यहाँ तो अंग्रेज डायरेक्टली थे ही नहीं कभी, है ना। राजा महाराजाओं के लास्ट तक हमारे पास राजा महाराजाओं का शासन था। तो ये जो कानून जो बनाए जा रहे थे ना, ये केवल और केवल उस भारत के लिए बनाए जा रहे हैं जो भारत अंग्रेजों के डायरेक्ट अधीन था, और उस जो भारत है उस भारत को पहली बार ब्रिटिश इंडिया के नाम से पुकारा गया। और किस कानून के तहत पुकारा गया, 1784 के तहत। क्वेश्चन सीधा आता है कि पहली बार ब्रिटिश इंडिया शब्द का उपयोग कौन से कानून में किया गया था, तो कौन से कानून में किया गया था भाई, ब्रिटिश इंडिया एक्ट के तहत पहली बार ब्रिटिश इंडिया कानून का शब्द यूज किया गया था। तो ये भी आप लिख लो, प्रथम बार कौन सा शब्द भाई, ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया कह दो या ब्रिटिश भारत कह दो, ब्रिटिश इंडिया या ब्रिटिश के आधिपत्य वाला क्षेत्र, एक ही बात है। शब्द का उपयोग किया गया। तो ये हमारे पास था 1784 का एक्ट, ब्रिटिश इंडिया एक्ट। इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए, पहली बात, भारत में द्वैध शासन की शुरुआत होती है, व्यापारिक काम कंपनी का संचालक मंडल देखेगा, तथा राजनीतिक काम के लिए हमारे पास क्या बना दिया गया है भाई, नियंत्रक बोर्ड बना दिया गया है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था 1773 का एक्ट, 1773 के एक्ट में क्या किया गया था, अंग्रेजों को या ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में राजनीतिक काम करने की परमिशन दी गई थी, और कितने साल के लिए दी गई थी भाई, 20 साल के लिए दी गई थी। और धीरे धीरे वो आने वाले 20 साल कंप्लीट हो रहे थे। तो जैसे जैसे 20 साल कंप्लीट होते गए वैसे वैसे एक नया एक्ट बनाया गया परमिशन देने के लिए कि आप अपने जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उसको आगे आने वाले 20 साल के लिए और जारी रख सकते हो। तो जो परमिशन देने के लिए जो एक्ट बनाए गए थे, जिनको अनुमति पत्र कहा जाता है या कहा जाता है चार्टर एक्ट, तो केवल अनुमति देने के लिए चार्टर एक्ट बनाए गए थे। और हम जानते हैं कि हमारे पास 4 चार्टर एक्ट बनाए गए थे। पहली बार परमिशन कब मिली थी उनको, 1773 में मिली थी। 1773 में कितने साल के लिए मिली थी भाई, 1773 में मिली थी 20 साल के लिए। यदि 1773 में 20 हम जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना बनता है, 1793। तो पहला चार्टर एक्ट हमारे पास कब आया था, 1793 के अंदर आया था। उसके बाद दूसरा हमारे पास आया था 1813 के अंदर, तीसरा हमारे पास आया था 1833 के अंदर, और चौथा हमारे पास कब आया था, 1853 के अंदर। तो 4 चार्टर एक्ट हमारे पास आए थे, और चारों ही चार्टर एक्ट के अंदर, चाहे इसकी मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर भी हमारे पास अनुमति को 20 साल के लिए बढ़ाया गया।
13 वाले की बात करता हूं तो इसके अंदर भी अनुमति को 20 साल के लिए बढ़ाया गया। 33 वाले की बात करता हूं तो इसके अंदर भी अनुमति को 20 साल के लिए बढ़ाया गया। 53 वाले की यदि बात करते हैं तो इसमें अनुमति को 20 साल के लिए नहीं बढ़ाया गया था, इसको हम अलग तरीके से देखते हैं। लेकिन 93, 13 तथा 33 के जो चार्टर एक्ट हमारे पास थे उनके अंदर जो राजनीतिक गतिविधियां करने की अनुमति आपको दी गई थी, परमिशन आपको दी गई थी, उसको 20-20 साल के लिए बढ़ाया गया था। तो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इन सभी एक्ट के अंदर हमारे पास एक एक या दो लाइनें ही इंपॉर्टेंट है, तो सीधी हम यहीं पे कर लेते हैं कौन कौन सी लाइन हमारे पास इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले चार्टर एक्ट जो है इसका मतलब क्या है, मतलब इसका और कुछ भी नहीं है, मतलब इसका है अनुमति प्रमाण पत्र। क्या है? अनुमति प्रमाण पत्र। और अनुमति किस चीज़ की? ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में राजनीतिक गतिविधियां जारी रखने की अनुमति, राजनीतिक गतिविधियां जारी रखने की अनुमति देने का प्रमाण पत्र था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। 1793 का एक्ट जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नए के बराबर इंपॉर्टेंट है, तो इसमें केवल इतना याद रखते हैं हम कि 20 साल के लिए अनुमति को और बढ़ा दिया गया। 1813 के एक्ट की यदि हम बात करते हैं तो पहला काम तो किया गया है, 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। साथ ही साथ अब जो ब्रिटेन सरकार जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को धीरे धीरे भारत से ख़त्म करना चाहती है। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अभी क्या काम है भाई, जो हमने अभी देखा कि व्यापार का जो काम है पूर्णतः उनको सौंप दिया गया, व्यापार का काम करोगी। व्यापार के क्षेत्र में अभी भी उनके पास एकाधिकार है, लेकिन 1813 के एक्ट में क्या किया गया है कि दूसरी कंपनियों को भी भारत में व्यापार करने की परमिशन दे दी गई है। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार में एकाधिकार हमारे पास था, उस एकाधिकार को धीरे धीरे कम करने की कोशिश की जा रही है। तो पहली बार ऐसा हुआ है 1813 के एक्ट में कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को कम किया गया है। तो 1813 के एक्ट में आप लिख लो, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब क्या है, दूसरी और भी कंपनियां हमारे पास ऐसी हैं जिन कंपनियों को परमिशन दे दी गई है कि आप भी व्यापार कर सकते हो। लेकिन अभी भी चाय का जो व्यापार था, अपवाद है, चाय का व्यापार जो है, चाय के व्यापार की अनुमति अभी भी केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है। अर्थात चाय के व्यापार के ऊपर अभी तक भी, या 1813 के एक्ट तक भी उनके पास क्या था, भी एकाधिकार था। उसके बाद हमारे पास आता है 1833 का एक्ट। धीरे धीरे वो क्या कर रहे हैं, ब्रिटेन सरकार क्या कर रही है भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार है वो उनसे छीनती जा रही है। तो यहाँ पर उनके व्यापारिक अधिकार कुछ कम किए गए हैं, दूसरी कंपनियों को परमिशन दी गई है। और 1833 तक आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः उनसे क्या कर लिए गए, छीन लिए गए। अब उनको कह दिया गया आप व्यापार मत करो, आप क्या करो, केवल और केवल राजनीति करो। तो 1833 के एक्ट में हमारे पास केवल जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, इंपॉर्टेंट पहली बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार है वो क्या कर दिया गया भाई, पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है। अब उनके पास केवल और केवल एक ही काम बचा है, और वो काम क्या बचा है भाई, राजनीतिक काम। उनको कह दिया गया आप राजनीति करते रहो। यदि व्यापारी लोगों से राजनीति करवाओगे तो बंटाधारी करेंगे भाई, फायदा नहीं होने वाला, और उसका खामियाजा अंग्रेजों को भुगतना पड़ा था। 1857 की बहुत बड़ी क्रांति इसके जस्ट बाद हमारे पास हो जाती है, हम जानते हैं। तो 1833 के एक्ट की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहला हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है वो तो क्या है भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्णतः क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। अब उनके पास केवल और केवल कौन सा काम बचा है, केवल और केवल अब उनके पास बचे है राजनीतिक काम, इसके अलावा कोई और काम नहीं बचा है। दूसरा क्या किया गया है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट काम इस एक्ट में किया गया था वो किया गया था, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था ना, बंगाल का गवर्नर जनरल, हमने पहले देखा है कि 1773 के एक्ट के अंदर बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया गया था, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। अब इस बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया है। बंगाल का गवर्नर जनरल क्या होगा भाई, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल होगा, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल होगा। बंगाल के गवर्नर जनरल को बना दिया गया है संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल। और यदि क्वेश्चन आता है कि संपूर्ण भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो उस व्यक्ति का नाम है विलियम बेंटिंग। कौन था भाई, प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, विलियम बेंटिंग। यदि क्वेश्चन आता है
बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक था। जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल है वही क्या बन जाता है? भारत का पहला गवर्नर जनरल। उसी व्यक्ति को पोस्ट ही तो चेंज की गई और क्या किया गया है। अब साथ ही साथ इसको क्या बनाया गया? भी भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया है। साथ ही साथ इसको पावर दे दी गई है, अनलिमिटेड पावर दे दी गई है। चाहे हम बात करते हैं नागरिक क्षेत्र के अंदर, चाहे हम बात करें सेना के क्षेत्र में, चाहे हम बात करें कानून बनाने संबंधी, तो हर एरिया के अंदर उसको अनलिमिटेड पावर दे दी गई है। इंपॉर्टेंट है कि जो गवर्नर जनरल है अब ये संपूर्ण भारत का हो चुका है, और जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल, इसको असीमित पावर दे दी गई है। क्या दे दी गई है भाई? असीमित शक्तियां दे दी गई हैं। किन किन एरियो के अंदर इसको दे दी गई है? चाहे नागरिकों के बारे में हम बात करें, लॉ एंड ऑर्डर की हम बात करें, चाहे हम बात करें सैन्य मामलों के अंदर, और चाहे हम बात करें कानून बनाना। कानून बनाने को हम क्या कहते हैं? विधायिका। आप अच्छे से जानते हो। तो विधायिका संबंधी भी इसको क्या दे दी गई है भाई? असीमित शक्तियां दे दी गई हैं। विधायिका संबंधी भी इसको असीमित शक्तियां दे दी गई हैं। पहले हमारे पास अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे, गवर्नर तो थे ही, है ना। तो उन गवर्नर को अपने अपने एरिया के अंदर कानून बनाने का अधिकार था। बंगाल का गवर्नर बंगाल के लिए कानून बना सकता था, सॉरी, जो मद्रास का गवर्नर है वो मद्रास के लिए कानून बना सकता था। यदि मैं बात करता हूँ यहाँ के बॉम्बे के गवर्नर की, तो बॉम्बे के लिए कानून बना सकता था। लेकिन इस एक्ट में क्या कर दिया गया? जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उसको कानून बनाने की असीमित शक्ति दे दी गई है। साथ ही साथ जो बंगाल के गवर्नर था, जो मद्रास का गवर्नर था, तथा जो हमारे पास यहाँ का बॉम्बे का गवर्नर था, उन दोनों गवर्नर की कानून बनाने की जो पावर थी उनको क्या कर दिया गया है भाई? खत्म कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, अब जो कानून बनाने की पावर जो है केवल एक ही व्यक्ति के पास हो गई है। कानून बनाने की पावर केवल एक ही व्यक्ति के पास हो गई है, और वो कौन है हमारे पास? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर नोट लगा के लिखना। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है भाई? जो मद्रास है तथा जो बॉम्बे हमारे पास है, उनके गवर्नर जनरल की विधायी शक्ति समाप्त कर दी गई है। विधायी शक्ति का मतलब कानून बनाने की शक्ति क्या कर दी गई है भाई? समाप्त कर दी गई है। किसकी भाई? मद्रास तथा बॉम्बे के गवर्नर की विधायिका संबंधी शक्तियां, कानून बनाने संबंधी शक्तियां क्या कर दी गई है भाई? समाप्त कर दी गई है। ध्यान से देखो, पहले मैंने जब आपको बताया था रेगुलेटिंग एक्ट, तो उसके अंदर मैंने क्या कहा था? बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया है तथा उन दोनों गवर्नरों को इसके अधीन कर दिया गया है। इसलिए मैंने कहा भारत में केंद्रीयकरण की शुरुआत हो चुकी है। केंद्रीयकरण की शुरुआत हुई है, लेकिन ऐसा भी एक व्यक्ति के अंडर में दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन उन दोनों के पास भी अपनी अपनी पावर है, वो अपने अपने कानून खुद बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि उसको इनके अंडर में तो दिया गया है, साथ ही साथ उनकी पावर भी छीन ली गई है। इसको हम बोलते हैं, जो केंद्रीयकरण जो हमारे पास है, सेंट्रलाइजेशन जो हमारे पास है, वो अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुका है। तो दोनों क्वेश्चन आते हैं, केंद्रीयकरण की शुरुआत कब हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट में हुई थी। और केंद्रीयकरण जो है अपनी चरम सीमा तक कब पहुंचा था? तो चरम सीमा पर कब पहुंचा है भाई? 1833। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी का मतलब है, इसका मतलब क्या है भाई? केंद्रीयकरण भारत में जो है, केंद्रीयकरण कहां पहुंच चुका है भाई? अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुका है। केंद्रीयकरण कहां तक पहुंच चुका है भाई? अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुका है। और इसके बाद जो हमने देखा था, गवर्नर जनरल के लिए एक काउंसिल बनाई गई थी। गवर्नर जनरल की काउंसिल के अंदर एक कानून मंत्री की नियुक्ति की गई है, जिसको हम बोलते हैं विधि सदस्य की नियुक्ति की गई है। और प्रथम विधि सदस्य जो चुने गए थे उनका नाम था लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये वो पॉइंट भी आप लिख लो, जल्दी से लिख लो। क्या? जो हमारे पास गवर्नर जनरल की परिषद है या काउंसिल है, काउंसिल में विधि सदस्य की नियुक्ति की गई है, जिसको आम भाषा में बोलूं तो कानून मंत्री कह सकता हूं। विधि सदस्य की नियुक्ति की गई है, और प्रथम विधि सदस्य हमारे पास कौन थे भाई? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले हमारे पास कौन थे? प्रथम विधि सदस्य थे। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट थे 1833 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत।
1833 के चार्टर के तहत। उसके बाद हमारे पास जो चार्टर आता है वो कितने साल बाद आएगा भाई? 20 साल बाद आएगा। और 20 साल हमारे कब पूरे होते हैं? 1853 के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपने मेरे साथ साथ लिखा होगा, नहीं लिखा तो भाई आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतने आलसी मत बनिए कि आप मेरे बार बार कहने के बाद भी नहीं लिख रहे हैं। हो सकता है आपको 1 घंटे की क्लास में आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़े, आपको लग रहा होगा कि मुझे सब कुछ याद हो जाएगा, हमें सब कुछ याद रह रहा है, ये सब कुछ याद होगा। लेकिन हमारी क्लास केवल 1 घंटे की नहीं है, हमारी क्लास लगातार चलेगी और जब तक हमारा कंप्लीट सिलेबस A to Z पॉलिटी नहीं हो जाएगी तब तक हम करते जाएंगे। तो उतना तो मुझे नहीं लगता कि हमारी कंप्यूटर माइंडेड हमारी वो होगी, मेमोरी होगी कि एक बार देखा और छप गया। हम मेरी तो है नहीं भाई, हो सकता है आपकी हो। इसलिए बार बार आपको कहता रहूँगा कि भाई लिखो लिखो लिखो। मैं ढीठ हूँ, मैं तो कहता रहूँगा, अब मानना नहीं मानना आपकी मर्जी है। अब हमारे पास जो अंतिम चार्टर है वो हमारे पास क्या है भाई? 1853 का चार्टर। 1853 का चार्टर। 1853 तक आते आते क्या था भाई? ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग या कर्मचारी जिनको मैं कह सकता हूँ या अधिकारी कह सकता हूँ, वो भारतीयों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार करने लग गए थे। और ये हम देखते भी हैं, हमारे बहुत से नाटक सीरियल हमने ऐसे देखे होंगे, या हिस्ट्री के अंदर भी हम पढ़ते हैं कि बहुत से अत्याचार भारतीय लोगों के ऊपर इनके द्वारा किए जाने लगे थे। साथ ही साथ ये वो टाइम था जब इंडिया के अंदर एक गवर्नर जनरल आए थे जिनका नाम था लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी 1948 के अंदर इंडिया के अंदर आते हैं और वो आते ही इंडिया के अंदर एक नीति लेके आते हैं जिसका नाम था गोद निषेध नीति। आप जानते हो, है ना, गोद निषेध नीति। और इस नीति का क्या था भी? यदि किसी राजा के पास, यदि किसी राजा के संतान नहीं है तो संतान को गोद नहीं ले सकता, गोद लेने से निषेध किया गया है, गोद नहीं ले सकता। तथा उसकी मृत्यु के बाद उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसका जो साम्राज्य है, वो किस में मिला लिया जाएगा भाई? ब्रिटिश इंडिया के अंदर मिला लिया जाएगा। इसे गोद निषेध नीति भी कहते हैं या इसको विलय की नीति भी बोलते हैं। विलय की नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट जिसको कहा जाता है, विलय की नीति भी कहा जाता है। तो एक तरफ तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी या ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी जो थे वो लगातार भारतीयों पे शोषण कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे, जिससे भारतीय जनता काफ़ी परेशान थी, अंग्रेजों से खिलाफ होती जा रही थी। और दूसरा क्या है, डलहौजी ने ऐसी नीति ले आई थी जिसकी वजह से जो राजा महाराजा थे ना, वो भी इसके खिलाफ होते जा रहे थे, ब्रिटेन सरकार के खिलाफ होते जा रहे थे। इसलिए भारत के लोगों के अंदर अंग्रेजों के प्रति रोष बढ़ता जा रहा था। और उस रोष की, उस असंतोष की सूचना जो है लंदन के अंदर बैठी हुई ब्रिटेन सरकार को, ब्रिटेन महारानी को मिलती जा रही थी। तो ब्रिटेन की महारानी भी ईस्ट इंडिया कंपनी से खफा हो चुकी थी और ब्रिटेन की महारानी भी चाहती थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अब हटाया जाए तथा कोई ना कोई अल्टरनेट व्यवस्था की जाए। वो ये नहीं जानते थे कि बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा इंडिया के अंदर, इस बात से वो वाकिफ नहीं थे। लेकिन वो ये तो जानते थे कि अब हमें ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाना ही पड़ेगा क्योंकि भारतीयों के अंदर बहुत ज़्यादा असंतोष इसके प्रति फैलता जा रहा है। इसलिए पहली बार ऐसा हुआ कि 1853 के अंदर 20 साल के लिए परमिशन नहीं दी गई। अब तक हमने देखा ना कि हर बार 20-20 साल की परमिशन दी गई है, 4 बार हो गई, 80 साल की परमिशन को मिल चुकी थी। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि परमिशन 20 साल के लिए नहीं दी गई। क्या कहा गया? जब तक कोई नई व्यवस्था नहीं कर दी जाती है तब तक आपके वहाँ पे शासन करोगे। जैसे ही वहाँ पे नई व्यवस्था हो जाएगी आपका शासन वहाँ से क्या कर दिया जाएगा भाई? हटा दिया जाएगा। तो पहला ही पॉइंट ये आप लिखो कि प्रथम बार ऐसा हुआ, कि प्रथम बार ऐसा हुआ है, कैसा हुआ है भाई? कि जो अनुमति है किस चीज़ की? राजनीतिक गतिविधियां करने की, वो 20 साल के लिए नहीं मिली हैं। क्या कहा है? कहा गया है जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर दी जाती। तब तक आप क्या कर सकते हो भाई? शासन कर सकते हो। जैसे ही हमारे पास कोई नई व्यवस्था हमारे अस्तित्व के अंदर आ जाएगी आपको शासन से हटना पड़ेगा। अर्थात यहाँ से पता चल गया था हमें कि ईस्ट इंडिया कंपनी की अब बहुत ही जल्द क्या होने वाला है भी? खात्मा होने वाला है, इसकी पारी का अंत होने वाला है। दूसरा, अभी तक क्या था भी? गवर्नर जनरल की एक ही काउंसिल हुआ करती थी। वही काउंसिल क्या करती थी? कानून बनाया करती थी। वही काउंसिल क्या करती थी? प्रशासन का काम किया करती थी। यदि आज की पॉइंट ऑफ व्यू से यदि मैं बात करता हूं तो कार्यपालिका भी वही हुआ करती थी और विधायिका भी वही हुआ करती थी। मतलब कानून को लागू करने का काम भी उसी ने करना है, कानून बनाने का काम भी उसी ने करना है। पहली बार इस एक्ट के तहत हुआ था कि
जो गवर्नर जनरल हमारे पास हैं उसकी परिषद के दो अलग अलग पार्ट किए गए। पहला जो प्रशासनिक काम को देखेगा वो पार्ट, और दूसरा जो कानून बनाने का काम करेगा वो पार्ट। अर्थात गवर्नर जनरल के प्रशासनिक तथा विधायी कार्यों का क्या किया गया है भाई, पृथक्करण किया गया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या किया गया है, गवर्नर जनरल के प्रशासनिक तथा विधायी कार्यों का पृथक्करण। आज के टाइम में यदि मैं बात करता हूं, जो प्रशासनिक काम करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं भाई, एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, कार्यपालिका बोलते हैं, और जो विधायी काम करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, विधायिका बोलते हैं, लेजिस्लेचर बोलते हैं। ये सब आप बहुत अच्छे से जानते हो। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि गवर्नर जनरल की जो प्रशासनिक काम है वो गवर्नर जनरल की काउंसिल को दे दिए गए हैं, लेकिन विधायी काम करने के लिए एक नई संस्था का गठन किया गया है जिसे बोला गया है भारतीय केंद्रीय विधान परिषद। इंपॉर्टेंट है, भारतीय केंद्रीय विधान परिषद। भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई है। और भारतीय केंद्रीय विधान परिषद का काम क्या है, इसका काम है भारतीयों के लिए कानून बनाना। अब ये परिषद जो है भारतीयों के लिए कानून बनाएगी, या भारतीयों के लिए कानून को सजेस्ट करेगी कि हमें ये कानून बनना चाहिए, चाहे ये कानून पास होकर हमारे पास लंदन से ही आए। भारतीय केंद्रीय विधान परिषद जो है ना, ये लगभग बिल्कुल हूबहू वैसे ही काम किया करती थी जैसे कि लंदन की पार्लियामेंट काम किया करती थी। यह एक हिसाब से मैं कह दूं कि भारत के लिए एक संसद बना दी गई है जिसको हम क्या कहेंगे, भारतीय केंद्रीय विधान परिषद। अब ये हमारे लिए क्या बनाएगी भी, छोटे मोटे कानून हैं तो भारतीय केंद्रीय विधान परिषद ही हमारे लिए बना देगी। तो जो प्रशासनिक काम है वो तो जो इसकी काउंसिल हमारे पास पहले ही थी, गवर्नर जनरल की काउंसिल जो थी ना उस करती रहेगी, लेकिन विधायिका के लिए हमारे पास भारतीय केंद्रीय विधान परिषद का गठन कर दिया गया है। इसके अलावा और क्या काम किया गया है, और काम किया गया है। अब तक हुआ करता था कि भारतीयों को जो विशिष्ट सिविल सेवा है, जिसको आज के टाइम में यदि बोलूँ प्रशासनिक अधिकारी जो है, आईएएस अधिकारी हैं, आईसीएस परीक्षा जो है उसके अंदर भारतीयों को परीक्षा देने का या प्रवेश लेने का राइट नहीं हुआ करता था। पहली बार हुआ है कि विशिष्ट सिविल सेवा को भारतीयों के लिए खोला गया है। इंपॉर्टेंट है, विशिष्ट सेवा परीक्षा को किसके लिए भी, भारतीयों के लिए खोल दिया गया है, ओपन कर दी गई है, भारतीयों के लिए खोला गया है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। यदि मैं इसके इतिहास में जाऊं ना तो 1833 का जो एक्ट था ना उसके अंदर भी इस बात का प्रावधान किया गया था या डिस्कस हुआ था कि जो आईसीएस की परीक्षा है उसको इंडियन लोगों के लिए खोल दिया जाना चाहिए। लेकिन उस टाइम जो नियंत्रक मंडल मैंने आपको बताया था, नियंत्रक मंडल ने उसका बहुत घोर विरोध किया था, जिसके चलते उस प्रोविजन को लागू नहीं किया जा सका था। तो प्रोविजन को लागू कब किया गया है, 1853 के अंदर विशिष्ट सेवा परीक्षा को भारतीयों के लिए खोल दिया गया है, तथा विशिष्ट सेवा परीक्षा जिसको हम आईसीएस कहेंगे, इंडियन सिविल सर्विसेज कहेंगे, उसके लिए कानून बनाने के लिए, सिफारिश करने के लिए, राय देने के लिए या व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है 1854 के अंदर। और वो कमेटी बनाई गई थी लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता के अंदर। लॉर्ड मैकाले, बहुत बार हम इस व्यक्ति का नाम सुनेंगे। तो आईसीएस के सुझाव के लिए, आईसीएस के संबंधित मामलों में सुझाव हेतु एक कमेटी बनाई गई है। क्या की गई भाई, एक कमेटी का गठन किया गया है, कमेटी का गठन किया गया है। और किसकी अध्यक्षता में किया गया है भाई, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया है, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। ठीक है ना। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आईसीएस जो परीक्षा है या विशिष्ट सेवा परीक्षा जो है उसको भारतीयों के लिए किसकी सिफारिश पर खोला गया, तो उत्तर हमारे पास आता है मैकाले समिति की सिफारिश के ऊपर। ठीक है ना, क्योंकि यही समिति बनाई गई थी, इसी ने आगे सिफारिशें की होगी, तो इसका उत्तर हमारे पास मैकाले समिति आता है। और इसके बाद आपको पता है हमारे पास एक बहुत बड़ा विद्रोह होता है जिसे हम कहते हैं भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, और वो क्या है भाई 1857 की क्रांति के नाम से जिसको जाना जाता है।
तो 1857 की क्रांति हम कल पढ़ेंगे। तो 1857 की क्रांति से पहले पहले जो हमारे पास कानून ब्रिटेन की संसद के द्वारा हमारे लिए बनाए गए थे, उन सभी कानूनों के बारे में आज हमने जानकारी प्राप्त की। सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 देखा, उसके बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 देखा, पिट्स इंडिया एक्ट 1774 देखा, चार्टर एक्ट हमारे पास 93 के अंदर आया, 13 के अंदर आया, 53 के अंदर आया, 33 के अंदर आया। इन सभी चार्टर एक्ट का हमने धीरे धीरे अवलोकन किया और लास्ट में हमने 1757 की क्रांति करवा के हमारा आज की क्लास को क्या करेंगे भाई, हम खत्म करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी, समझ आया होगा। इसी वे के अंदर हम हमारे पूरे सिलेबस को पढ़ने वाले हैं। तो आप को यदि हमारी क्लास पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सके। अपने मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।